हेलो एंड वेलकम क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी का हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क डन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड इस वर्क डन में जो फोर्स लग रहा था दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। मैं इस चीज़ को लास्ट क्लास से बहुत बार रिपीट कर रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं कि वर्क डन में कौन सी फोर्सेस लग रही होती है। वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही होती है एंड जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं या ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जितनी भी ट्रिक्स होती है वो इसी पॉइंट में खेली जाती है। तो इस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। एंड मैंने लास्ट क्लास में आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दिया था कि स्प्रिंग फोर्स के बारे में कैसे हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वो डायग्राम याद होगा। मैं उसको फिर से ड्रॉ कर देती हूँ एंड फिर उसके बारे में हम समझते हैं। ये हमारे रिजिड बॉल थी। कैसी बॉल है? रिजिड बॉल है। ये हमारा स्मूथ सरफेस था। स्मूथ सरफेस मींस कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। रिजिड वॉल से क्या हो रखा था, एक एंड पर स्प्रिंग अटैच्ड थी और स्प्रिंग से एक मास अटैच्ड था। ओके, एम। इस स्प्रिंग की प्रॉपर्टी ये थी, स्प्रिंग की ये प्रॉपर्टी थी कि जो स्प्रिंग है वो लाइट है एंड मासलेस है। एंड जब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं है, एक पॉइंट पे रुका हुआ है, तो उस पॉइंट को हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा था। इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, x इक्वल टू 0। एंड जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, उसको जब खींचेंगे, तो क्या होगा? जब स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग एक पोजीशन पे चली जाएगी। इस डिस्टेंस तक हमने x कहा था और इसको x इक्वल टू 0 कहा था। तो ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है ये x के इक्वल है। तो हमने पढ़ा था कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। एंड जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है विच इज माइनस के। एंड इस ही लॉ को कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, इसको ही बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। ओके, ये उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एंड जैसे हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया माइनस के एक्स हो गया। ये इस फॉर्मूले को याद रखना, ये स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है। ओके, एंड ये आपको डायग्राम आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं। द कांस्टेंट के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इस फॉर्मूले में एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। एंड के की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसकी डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो के की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। द स्प्रिंग इज सेड टू बी स्टिफ। स्प्रिंग को कहेंगे कि वो स्टिफ है अगर के लार्ज है। स्टिफ का मतलब ये कि उसे सही से खींचा नहीं जा रहा है, खींचने में बहुत फोर्स हमें अप्लाई करनी होती है। तो अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो स्प्रिंग को हम कहेंगे कि वो स्टिफ है। के की वैल्यू अगर छोटी है तो स्प्रिंग कैसी है? सॉफ्ट स्प्रिंग है। ठीक, ये टर्मिनोलॉजीज हुई। अब हम आगे चलते हैं। सपोज दैट वी पुल द ब्लॉक आउटवर्ड, कि हमने ब्लॉक को खींचा, तो उसकी वजह से क्या हो गई? स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई। एंड एक पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर हमने x इक्वल टू 0 माना एंड स्प्रिंग खींच कर किसी xm पोजीशन पे आ गई, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एफ एस डी एक्स। और जहां पर कहाँ से कहाँ तक? 0 से xm, जहां पर एफ एस क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स। सो माइनस साइड हमने बाहर ले लिया, के एक्स डी एक्स। के भी एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सो माइनस के इंटीग्रेशन 0 टू xm एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम लिमिट 0 टू एक्स एम
एंड लिमिट पुट करते ही वर्क का फॉर्मूला आ गया -12 kxm²। तो ये स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है कि स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क कर रही है। आई होप आपको ये डेरिवेशन के स्टेप्स क्लियर होंगे। अब हम आगे चलते हैं। दिस एक्सप्रेशन में ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय कंसिडरिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इंटीग्रेशन हमेशा एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ओके ये कोई कर्व है एंड आपने इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर दिया, तो जो इंटीग्रेशन करके जो फाइनल आंसर आता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमने फॉर्मूला निकाला वर्क डन इक्वल टू -kxm²/2, ये इंटीग्रेशन से भी निकल के आ जाता है। तो हम इस एक्सप्रेशन को एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला क्या है वर्क का, फोर्स का फॉर्मूला क्या है फोर्स का फॉर्मूला था हमारे पास -kx। तो कर्व हमारा कैसे जा रहा होगा, कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, -kx का ग्राफ है ये। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो इस एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और ये एरिया ही वर्क होगा। ओके तो इस चीज को हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते थे। नोट दैट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल पुलिंग F इज पॉजिटिव सिंस इट ओवरकम्स द स्प्रिंग फोर्स। अगर हम स्प्रिंग फोर्स तो -kx है एंड हम पे लगने वाला फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, kx के इक्वल हो जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स को अगर कंसीडर करके वर्क कैलकुलेट करें तो वो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन। ओके द सेम इज ट्रू व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। जब स्प्रिंग कंप्रेस करी जाती है, उसको अंदर की साइड जब धक्का दिया जाता है, तब भी यही चीज वैलिड हो जाती है, बिकॉज जो एक्सएम की वैल्यू होती है वो छोटी हो जाती है। ओके अब आगे चलते हैं। द स्प्रिंग फोर्स डज वर्क। जो स्प्रिंग का फोर्स है वो वर्क करता है। ओके वाइल एक्सटर्नल फोर्स वो भी काम करता है। दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। इफ द ब्लॉक इज मूविंग फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट xi टू अ फाइनल डिस्प्लेसमेंट xf, अगर इनिशियल से फाइनल की ओर जा रहा होता है तो वर्क का ये फॉर्मूला हो जाता है। आई होप इसकी डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बस लिमिट में फाइनल की जगह 0 की जगह एक वैल्यू आ गई है और कुछ नहीं। तो ये वर्क का फॉर्मूला है। Thus, the work done by the spring force depends only on the end points. तो वर्क के फॉर्मूले से हमें ये तो क्लियर हो गया कि स्प्रिंग फोर्स खाली किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम xi एंड अलाउड टू रिटर्न टू xi, अगर ऑब्जेक्ट को खींचा हमने xi पे, xi पोजीशन थी, स्प्रिंग को हमने खींचा एंड फिर से उसको xi पे आने दिया, तो लाइक कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ एंड बिकॉज कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके एंड उसको लाइक वर्क के वेरिएबल फोर्स के फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वे में कि सेम पॉइंट हो गए, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गए हैं। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0। किसी साइक्लिक प्रोसेस में स्प्रिंग फोर्स या फिर किसी भी फोर्स के द्वारा किया जाने वाला वर्क 0 होगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कैसे होंगे, सेम होंगे। एंड स्प्रिंग के केस में इस चीज को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। पहला, पोजीशन ओनली डिपेंड्स, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, खाली पोजीशन पे। डज वर्क विच ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एंड जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है। ओके तो ये स्प्रिंग फोर्स कैसी है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स है ये, एक कंजर्वेटिव फोर्स। वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी Vx ऑफ द स्प्रिंग टू बी 0। हमने डिफाइन किया कि पोटेंशियल एनर्जी Vx स्प्रिंग की कैसी होगी, 0 होगी। कब, व्हेन ब्लॉक एंड स्प्रिंग सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन।
जब स्प्रिंग को बिल्कुल खींचा नहीं गया है, ओके, बिल्कुल वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो उस पॉइंट पे हमने x की वैल्यू 0 एज्यूम कर ली है। हमने डिफाइन कर लिया है कि उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है Vx, उसकी वैल्यू 0 है। और जैसे ही हमने x डिस्टेंस तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है या कंप्रेस कर दिया गया है, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है kx², बिकॉज हम जानते हैं पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो इस चीज से, इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल गया है कि dv/dx माइनस kx के इक्वल है, एंड kx क्या है, फोर्स के इक्वल है, माइनस kx क्या है, फोर्स के इक्वल है। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाता है, माइनस dv/dx। ये एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया, एंड ये फॉर्मूला भी बहुत आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये वेरीफाई आप इजीली कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। If the block of mass m is extended to xm and released from rest, then the total mechanical energy of an arbitrary point x, where x lies between minus xm to plus xm will be, okay? एक ब्लॉक है मास m का जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है xm पे एंड उसको रिलीज कर दिया गया है फ्रॉम रेस्ट से। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी स्प्रिंग फोर्स से निकलने वाली एनर्जी इक्वल टू हाफ kx² प्लस हाफ mv²। बिकॉज कंजर्वेशन एनर्जी है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर इजीली अप्लाई हो सकता है। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट फॉर्मूला। दिस सजेस्ट दैट द स्पीड एंड द काइनेटिक एनर्जी will be maximum at the equilibrium position. ओके, एक स्प्रिंग है, ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, एंड मान लो उसको तुम खींच रहे हो एंड वो किसी और पोजीशन xm पे पहुंच जा रही है, तो xm पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एंड वापस चले रिलैक्स हो रही है, वो जिस पोजीशन में भी आ रही है xc, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। सेंटर में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जहां पर हम x इक्वल टू 0 कंसीडर कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और इन पॉइंट्स में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती। तो x इक्वल टू 0 पे हाफ mvm² किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ kxm²। तो vm की वैल्यू क्या हो रही है, √k/m(xm). ये फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होती है। ओके, आगे चलते हैं। नोट दैट k/m हैज द डायमेंशन ऑफ 1/t² एंड √of 1/t² 1/t के इक्वल हो जाएगा। तो याद रखना कि x वेलोसिटी x/t के इक्वल आ जाएगी डायमेंशनली, जो कि बिल्कुल करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ये भी याद रखना होता है कि √k/m का जो डायमेंशन है वो 1/ टाइम पीरियड के डायमेंशन के इक्वल होता है। द काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, खींचते ही और खींच रही है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जा रही है, एंड पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जा रही है। इसका मतलब ये कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इस पूरे के पूरे सिस्टम की, वो कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इस पूरे सिस्टम में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है। अब इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज लेते हैं। टू स्टिमुलेट कार एक्सीडेंट, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ टू मूविंग कार विच इज माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो कार एक्सीडेंट के बारे में स्टडी करने के लिए, ताकि ऑटोमोबाइल में अंदर क्या क्या चेंजेस ला सके, ऑटो मैन्युफैक्चर वाले ने क्या किया, स्टडी करा कोलिजन को
2 कार्स बनाई जिनको अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। कंसीडर टिपिकली स्टिमुलेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 kg। एक कार है जिसका मास है 1000 kg, वो मूव करी स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे कैसे जाया जाए। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस चीज को याद रखना। ऑन अ स्मूथ रोड एंड कोलाइड विद द हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एक स्प्रिंग के साथ कोलाइड कर जाती है वो कार, एंड उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है इतना। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो उस स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। ओके, तो इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले उस कार की हमने क्या करी, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब हो रहा होगा, जब कार की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग कार, हमने मूविंग कार की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करी, विच इज 1.25 × 10⁴ जूल। ये काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर दी। अब इतनी ही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो वी हैव कन्वर्टेड 18 किलोमीटर पर आवर को 5 मीटर पर सेकेंड। हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया, 36 किलोमीटर पर आवर। सिंपली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। वही चीज वहां पर एक्सप्लेन करी गई है इस लाइन में। ठीक है, 5/18 से इधर मल्टीप्लाई कर देना होता है तो कन्वर्ट हो जाता है। एट मैक्सिमम कंप्रेशन XM द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग कार। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ KXM²। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1.25 × 10⁴ जूल, एंड इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम XM को कैलकुलेट कर लेंगे। एंड हमने कैलकुलेट किया तो XM की वैल्यू आ गई 2 मीटर्स। तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी 2 मीटर्स। इस क्वेश्चन से ये इसका कंक्लूजन निकल रहा है। सो अब हम आगे चलते हैं। वी कंक्लूड दिस सेक्शन बाय मेकिंग फ्यू रिमार्क्स। तो पोटेंशियल एनर्जी वाले सेक्शन को हम कंक्लूड करने के लिए कुछ रिमार्क्स देना चाहते हैं। एंड द रिमार्क्स आर, इंफॉर्मेशन ऑन टाइम इज एब्सेंट फ्रॉम द अबव डिस्कशन। टाइम के बारे में कितना टाइम लग रहा है कंप्रेस होने में, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है उस वेलोसिटी को टच करने में, तो टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जो हमने एग्जाम्पल किया था कि कार स्प्रिंग से कोलाइड कर रही है, हम कंप्रेशन को तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कितने टाइम में वो कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस होके स्प्रिंग 2 मीटर तक चली जा रही है, वो कितने टाइम में हो रहा है वो नहीं हम इसके बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ फ्रॉम फॉर दिस सिस्टम इज रिक्वायर टेम्पोरल इंफॉर्मेशन। अगर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ से इस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है तो आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी। ओके, आगे चलते हैं। नॉट ऑल द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ठीक है, जरूरी नहीं है सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ जाता है हमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को जब हम इंक्लूड करेंगे इसमें। कि ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था WI फ्रॉम F इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसमें हमने फोर्स को कंजर्वेटिव एक्स मान लिया था। बट अगर हम सिस्टम में फ्रिक्शन फोर्स को भी ले आए तो सिस्टम पूरा कंजर्वेटिव नहीं रहेगा। तो जो हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम है, इन फॉर्मूलेज में थोड़े थोड़े हमें चेंजेस करने होंगे अगर हमें कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में भी डिस्कशन करना है। तो आगे चलते हैं। द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्री। ओके, जो हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन सेट करे थे x इक्वल टू 0 स्प्रिंग फोर्स के केसेस में,
हमने अपनी मर्जी से ही चूज कर लिए थे। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो जीरो होता है वो आर्बिट्री होता है, हम अपने अकॉर्डिंग ही उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि जो स्प्रिंग फोर्स का हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने किसी भी पोजीशन को x इक्वल टू 0 मान लिया था, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को मान लिया था। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो जो अर्थ की सरफेस है वहां पर हम मान देंगे पोटेंशियल 0 है। ओके, जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो इस लाइन में वही लिखा है। फॉर द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स mg वी टुक v इक्वल टू 0 ऑन द अर्थ सरफेस। लेटर चैप्टर में वी विल सी दैट द फोर्स ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द जीरो इज द बेस्ट डिफाइंड एट द इन्फिनाइट डिस्टेंस। इस चैप्टर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी 0 है वो हम अर्थ की सरफेस को मानेंगे, बट अगर हम किसी और चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब हमें वहां पर फील होगा कि जो पोटेंशियल 0 है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस दूर को माना जाए तो ज्यादा कन्वीनियंट होता है कैलकुलेशन के लिए। तो कहाँ पर 0 मानना है वो हमारे पे डिपेंड करता है, हमारी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर हमें उस चीज को मानना चाहिए। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लाइन थी ये। अब एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि कैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को इंक्लूड करा जाए। कंसीडर टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5, म्यू की वैल्यू आ गई 0.5। कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। वही पुराने क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है स्प्रिंग का। अगर म्यू की हमें वैल्यू दे रखी है तो मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करें हम। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन बोथ स्प्रिंग फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन आ चुका है तो जो स्प्रिंग फोर्स वाले हम फॉर्मूले कर रहे थे उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी ऐड हो जाएगा जो कि मोशन को अपोज करने में हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज नहीं करेंगे अभी क्योंकि अब एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ चुका है। तो जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी का वो किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ माइनस के इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 ही होनी है क्योंकि स्प्रिंग को रुकना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। अब वर्क डन क्या किसके इक्वल होगा, वर्क डन इक्वल होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बाय द स्प्रिंग फोर्स हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस और म्यू एम जी एक्स एम। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल। अब इस इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं हम माइनस हाफ एम वी स्क्वायर से। तो इन दोनों इक्वेशन को जब एक दूसरे के साथ इक्वेट किया तो ये फॉर्मूला आ गया। ओके, म्यू एम जी की हमें वैल्यू पता है, म्यू एम जी की हमें वैल्यू पता है बिकॉज हमें म्यू की वैल्यू पता है। ओके, आगे चलते हैं। सो हमें म्यू एम जी की वैल्यू पता चल गई है। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर देंगे, कितना कंप्रेस हुआ है वो भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन से हमें समझ में आ गया है कि जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ जाए तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जगह वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करें तो इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड चीजें सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। सो आज की क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पावर एंड कोलिजन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने वर्क एंड एनर्जी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आप आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो एंड चीज़ें क्लियर हुई होगी। थैंक यू।